लाइफ में वह मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। जय हिंद स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में आप लोगों को प्रकाश का जो पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका था उसका कुछ ऑब्जेक्टिव है। प्रकाश का पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद है ना बचता क्या है, तो भाई ऑब्जेक्टिव बचता है, क्योंकि जब तक आपके सामने प्रश्न नहीं आएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि भाई उस चैप्टर से किस प्रकार के किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आपको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और ध्यान से सारे बच्चे जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर बारी बारी से सबका जो है आंसर देते चलेंगे। क्लियर है। देखिए पहला जो प्रश्न कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। भाई बता चुका हूँ पहले, है ना, ये जो है टॉपिक में कवर हो चुका है। इस प्रश्न देखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो भाई निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो आपका ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इसका आंसर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अब कहा जा रहा है कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य जो बड़ा एंगल होता है भाई उसको क्या कहते हैं। देखिए परावर्तित किरण याद रखिए, परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े थे कि ये जो है चमकीला सतह है या फिर कोई दर्पण है। अगर कोई इस पे प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से आती है और जब इस पे टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ऐसा जो है परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े हैं। और इसके बीच जो एंगल पता करने के लिए हम लोग एक लंब खींच देते हैं, जो कि क्या होता है, काल्पनिक लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई परावर्तित किरण और अभिलंब के जो मध्य जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं। तो भाई परावर्तित किरण यही ना है, परावर्तित किरण है, ठीक है। और ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। अब इसके बीच जो एंगल होगा भाई, इसके बीच जो एंगल होगा इसको क्या कहेंगे, सीधी सी बात है। तो भाई इसको वही नहीं कहेंगे, परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। तो परावर्तन कोण इसका सही आंसर होगा, परावर्तन कोण। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे। देखिएगा, जो प्रकाश किरण किसी सतह पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं। भाई जो प्रकाश की किरण सतह पर पड़ गई, ठीक है, उसको क्या कहेंगे। तो भाई क्या कहेंगे बताओ, आपतित किरण कहेंगे। प्रकाश आ रही है और पड़ गई तो आपतित किरण कहेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपतित किरण होगा। अगला जो कह रहा है कि वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। भाई जिसको पर्दे पर आप प्राप्त कर सकते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब ही होगा। कौन होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए याद रखिए, समतल दर्पण जो होता क्या है कि जितना दूरी पर आप रहिएगा आपका उतना दूरी का फोकस जो है बना देगा, आपका प्रतिबिंब वहाँ बना देगा। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत, यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। प्रकाश के परावर्तन के लिए सत्य कौन सी बात है, अब देख लेते हैं। देखो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, ये भाई पहले में आपका आंसर हो गया, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, इसका सही आंसर है। बाकी जो है कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को आप रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। अगला जो प्रश्न है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो भाई देखते हैं, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच, या कहीं भी बन सकता है। तो भाई ध्रुव और फोकस के पीछे इसका जो है बीच में ही उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो ध्रुव व फोकस के बीच। आगे चलते हैं यहाँ पर कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। भाई उत्तल दर्पण आपको पता है, उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो सब आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी, यानी कि आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। दंत विशेषज्ञ जो दांत के डॉक्टर होते हैं द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। भाई आपको पता है यह अवतल दर्पण का किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद जो है समयुग्मी फोकस। देखिए समयुग्मी फोकस संभव है केवल, भाई आपको पूछा जा रहा है कि समयुग्मी फोकस किस में संभव है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में समयुग्मी फोकस संभव है, ठीक है। बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, बताइए। तो दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में बड़ा बड़ा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति दर्पण में
अपना दिखता है, मतलब कि अपना फेस दिखता है, वो सीधा तथा बड़ा बन रहा है, तो वो दर्पण कौन सा है? तो सीधा और बड़ा बनेगा तो कौन है भाई? अवतल दर्पण है। ठीक है, क्या है? अवतल दर्पण। अगला जो है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो भाई समतल दर्पण पे हमेशा आभासी बनता है बच्चों। क्या बनता है? आभासी बनता है। क्लियर है? इसके बाद यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट पर प्रतिबिंब सीधा बने, है ना, कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट पर रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो वह क्या होगा? कौन सा दर्पण है भाई? कि भाई उल्टा, दूर रखेंगे तो उल्टा बनेगा, तो इसमें हम लोग उत्तल दर्पण का सही लगाएंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण इसका सही है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होता है? देखो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होता है वो 4/3 होता है। क्या होता है? 4/3। इसका 4 क्या होता है इसका? इसका जो आंसर होगा 4/3 होगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यदि किसी वस्तु द्वारा श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित हो जाएं तो वह वस्तु क्या होगा? मतलब आप समझ सकते हैं कि यदि किसी वस्तु द्वारा श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित हो जाएं तो वह वस्तु क्या होगा? नीली, हरी, काली या श्वेत? बताइए। तो भाई क्या होगा? श्वेत होगा। इसका आंसर क्या होगा? श्वेत। वाइट कलर में सभी रंग परावर्तित हो जाएगा, चाहे जैसा भी कलर आप परावर्तित करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना? तो किस में नहीं होगा? तो ब्लैक बोर्ड में। ब्लैक बोर्ड काला होता है ना, तो उस पर जो है कोई भी कलर आप क्या करिए? परावर्तित करने का प्रयास कीजिए। कोई भी कलर परावर्तित नहीं होगा ब्लैक कलर, क्योंकि वो कलर को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है सभी को। उत्तल लेंस के लिए सत्य कथन क्या है? देखिए, यह बीच से मोटा होता है, यह किनारों पर पतला होता है, यह बीच में से पतला होता है, ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर जो है ए बी होगा, क्योंकि यह बीच में से मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझेंगे कि निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए, जल, कांच, प्लास्टिक, ये सभी सबसे बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रयुक्त किया जा सकता है कांच। कांच को हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे? लेंस बनाने का काम कर सकते हैं। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की तरह कार्य करता है जब वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं। ठीक है, आवर्धक लेंस की तरह कार्य करता है। अनंत और 2F के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, प्रथम फोकस पर या 2F पर, मतलब कि हम उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की तरह कार्य करेगा जब हम वस्तु कहाँ रखेंगे? तो अनंत और 2F के बीच रखेंगे। देखिए, इसके बारे में हम लोगों को डिटेल्स नहीं पढ़ना था, इसीलिए यहाँ पे फिर भी सवाल आ गया, तो आप देख सकते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अगर इसको आपको थोड़ा सा हम बता दें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई भी अगर यहाँ पे लेंस है ना, कोई भी लेंस है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कौन सा लेंस? ये है आपका अवतल लेंस। क्या है? दोनों तरफ इसका तल धंसा हुआ है, अवतल लेंस है। यहाँ पर हम एक जो है बिंब खींचते हैं। ओके, क्या खींचते हैं? बिंब ना, यहाँ पे समझिए। इसके बाद यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि सेंटर है, सेंटर C, इसको 2F कहा जाता है सेंटर को। ठीक है, और 2F के बीच यहाँ पे देखिएगा, बीच में इसको कहते हैं क्या चीज़? F कहते हैं। क्या कहते हैं? F। टोटल जो है आपका, इसको कहते हैं R, यानी कि त्रिज्या, है ना? ये चीज़ याद रखिए। तो कहा ये जा रहा है कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। तो प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है? यहाँ से मापा जाता है। तो प्रकाशिक केंद्र यहाँ है और कहा जा रहा है फोकस के बीच। अगर वस्तु को रखेंगे, फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे, इसको F कहा जाता है, फोकस। ठीक है, इसके बीच वस्तु को रखेंगे तब जा कर के ये उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की तरह कार्य करना शुरू करेगा। क्लियर है? इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? पीले, हरे, लाल और बैंगनी। बताइए। अगर प्रिज्म में हम बताए थे कि भाई कौन से कलर का अपवर्तनांक अधिक होगा, जो ज़्यादा विचलन होगा, तो बैंगनी कलर इसका सही आंसर होगा, जो कि विचलन बैंगनी कलर का ज़्यादा होता है। क्लियर है? अगला है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किस प्रिज्म से गुजारेंगे, किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग का किरण विचलन न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम होता है विचलन, है ना? तो सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। सीधी सी बात है, किसका होता है? लाल का होता है। आगे हम लोग चलेंगे, श्वेत प्रकाश किरण
श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? मतलब श्वेत रंग जब 7 कलरों में बढ़ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं भाई? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। श्याम पट, जिसको देखिए आ भी गया प्रश्न, श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड काला प्रतीत होता है, क्यों भाई? तो ये सभी कलरों को क्या करता है? क्या करता है बताइए? सभी कलरों को अवशोषित कर देता है। सभी कलर को क्या करता है? अवशोषित करता है। ये यानी कि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, किसी भी कलर को परावर्तित नहीं करता है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? जल में, मिट्टी के तेल में, हीरे में या निर्वात में? तो निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल होता है। मानव नेत्र का भाग इसमें से जो है कौन है? दृढ़पटल, आइरिस, पुतली, ये सभी है ना। इसका सही आंसर होगा सब होगा। अगला जो है आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। नेत्र लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है ना। कचाव द्रव उपस्थित होता है, कहाँ भाई होता है कचाव द्रव? तो बीच में होता है, लेंस से रेटिना के बीच में, लेंस से रेटिना के बीच में, मतलब लेंस और रेटिना के बीच में। तो देखिए है ना मध्य। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? पीत बिंदु, नेत्र बिंदु, अंध बिंदु या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा अंध बिंदु, है ना। अंध बिंदु, जहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है, उसको अंध बिंदु कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब रेटिना का वह भाग जहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है उसको अंध बिंदु कहते हैं। तो वहीं से होकर के क्या होता है? जाता है क्या? सूचना मस्तिष्क तक कि भाई कैसा प्रतिबिंब बनाया है वो विद्युत आवेग के द्वारा। क्लियर है? इसके बाद मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है भाई? बता दो। रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? तो बताते हैं भाई। उत्तल लेंस होता है सबसे पहले, तो मानव नेत्र उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस में आपको पता है कैसे होगा? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? उल्टा बनता है परंतु सीधा दिखाई देता है। ये तो बता चुके हैं कि उल्टा बनेगा रेटिना पर प्रतिबिंब, लेकिन ब्रेन उसको क्या कर देगा? सीधा कर देगा। क्लियर है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे का प्रयोग किया जाता है। भाई उड़ान याद रखो ना यार, उड़ान याद रखो। क्लियर है ना? उड़ान याद रखिए, उड़ान से आपको पता चल जाएगा कि भाई निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा जो है लेंस का प्रयोग किया जाएगा। देखिए उड़ान, ठीक है, यानी कि उत्तल, क्या है? उत्तल। डी से दूर, क्या? दूर मतलब कि दूर के लिए उत्तल। अब जब आपको एक चीज़ पता चल गया कि दूर के लिए उत्तल है तो निकट के लिए क्या होगा बच्चे? अवतल। इसका सही आंसर होगा अवतल। ठीक ना। अब तो स्टूडेंट्स यहाँ समझेंगे 34 क्वेश्चन नंबर। दूर दृष्टि दोष में स्थित प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो भाई रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, तो रेटिना के आगे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। क्लियर है ना? रेटिना के आगे बनता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर समझिएगा। अबिंदुकता दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अबिंदुकता अगर दूर करना है तो उसके लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेलनाकार। 36 जो क्वेश्चन है, वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाली दृष्टि दोष कौन है भाई? तो जरा दृष्टि दोष जो है वृद्धावस्था के समय ही आता है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी कितनी होती है? ठीक ना, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी। तो भाई आपको पता है, क्या पता है बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। आपको बता चुके हैं पहले ही कि 25 सेंटीमीटर निकट होता है और अनंत होता है दूर। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपका 38 क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए है और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ मज़ेदार तरीके से। तो बने रहिए और एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।